नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। देशवासियों का रेलवे सफर होगा और आसान। वैश्विक मंच पर अब खुलेगी पाकिस्तान की पोल। संजय झा के नेतृत्व वाला एक प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर रवाना। थोड़ी देर में जाएगा दूसरा दल। दुनिया को दी जाएगी पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को समर्थन की जानकारी। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीआर बताने पर जयराम रमेश के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस को डर है कि कहीं पाकिस्तान की पोल न खुल जाए। ऑपरेशन सिंदूर को मामूली घटना बताने वाले खड़गे के बयान को बीजेपी ने बताया सेना का अपमान। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली महासचिव केशव राव। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने कहा, माओवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के खुसदार में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया सिरे से खारिज। कहा, आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराने को बताया पाकिस्तान की पुरानी आदत। सिंध में पानी को लेकर मचा घमासान। दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने ली अचानक करवट। तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले। जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में गिरे पेड़। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता में विमानों की उड़ानों पर पड़ा असर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान में देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 8 महीने के दौरान देश भर में 100 और अमृत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बनके रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक में आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है। और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो। हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बीकानेर से देश भर में 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा, भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रिडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है।
राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एक्सीलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा, सब कुछ है। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एक्सेलरेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और केरल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा, सब कुछ यहाँ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजकोट डिवीजन के 6 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। राजकोट रेलवे डिवीजन के कुल 17 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से कुल 6 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें ओखा, मीठापुर, कनालूस, जामवंतली, हापा और मोरबी शामिल हैं। स्टेशनों के नवीनीकरण से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें यात्रियों को नया वेटिंग रूम, नया प्लेटफॉर्म और डबल ट्रैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक स्कीम चलाई गई थी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके तहत 1200 से ज़्यादा स्टेशन लिए गए थे और उनको इम्प्रूवमेंट किया गया था, जिसमें से 6 स्टेशन हमारे राजकोट डिवीज़न के। ये 6 स्टेशन हैं: ओखा, मीठापुर, हापा, कानालूस, जामवंतली और मोरबी। इन 6 स्टेशन पे ये जो काम था हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने जो बेसिक सुविधाएं हैं, खासतौर से दिव्यांगजन लोगों के लिए, उनको बेहतर बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ानी थी, मान लिया वो लो लेवल या फिर मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म थे या फिर छोटे प्लेटफॉर्म थे, उनको एक्सटेंड करना, वो काम किया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने शेड्स बनाए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। ये स्टेशन करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसका डिज़ाइन भी बेहद आकर्षक है। स्टेशन को जंगल बुक के भेड़िया बालक, मोगली और जिले के ऐतिहासिक स्मारकों की थीम पर सजाया गया है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। सिवनी रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा करेंगे। इसी कड़ी में सिवनी रेलवे स्टेशन में जिला स्तरीय एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सांसद महोदय तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। सिवनी हमारे डिवीजन के 15 स्टेशन में से है, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत निर्माण एवं जो एबीएसएस का पुनरुत्थान एवं पुनर्विकास का जो कार्यक्रम है वो प्लान किया गया है सिवनी स्टेशन पे। सिवनी स्टेशन को जंगल थीम एवं मोगली की थीम के आधार पर इस स्टेशन का विकास किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे फसाड एवं सामने का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें मोगली की थीम पर बहुत सारी चीजें विकसित की गई हैं। इसके अलावा
और अन्य सुविधाएं जो है वो इस प्रकार से हैं। एक पार्किंग का सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण हुआ है, इसमें 2, 4 और 3 व्हीलर्स को अलग अलग पार्किंग का निर्माण हुआ है। इसके अलावा एक वहाँ पे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो कि स्टेशन को एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। गुजरात के जामनगर का हापा रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया गया है। हापा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क के रूप में कार्य करता है। हापा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 12 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ पे सब सुविधा अच्छी है, टॉयलेट का साफ सफाई और पानी का एयरपोर्ट जैसा सब सुविधा है यहाँ पे, और रहने में वेटिंग रूम भी है, वो भी एसी है, सब बढ़िया है। यहाँ की सुविधा सब अच्छी है। पहले से बहुत सुविधा अच्छी हो गई है। पहले यहाँ पे एसी वेटिंग रूम नहीं थे, अब यहाँ पे एसी वेटिंग रूम हो गए। पहले कोई टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं थी, अभी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की सुविधा हो गई है, लिफ्ट की सुविधा हो गई है, और इतना हमको ऐसा फील होता है कि हम कोई प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर आ गए, ऐसा फील होता है यहाँ पे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण योजना के नीचे ये रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो पहले ही पूरा हो चुका था, आज ब्यूटिफिकेशन का भी काम पूर्णता के आर पे है, और 22 तारीख को सुना है कि नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करने वाले हैं। हम भारत सरकार और रेल मंत्रालय के खूब आभारी है कि रेलवे स्टेशन पे जरूरत वाली हर एक सुविधा उसने यहाँ पूरी की है हमारी। हरियाणा के सिरसा जिले की मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन योजना के तहत सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन में लगभग 13 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। योजना के तहत स्टेशन में लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का पुनर्विकास, अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, पार्किंग एरिया का विकास, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण किया गया है। बरेली के इज्जत नगर मंडल के 17 स्टेशनों का कायाकल्प होना है। इनमें से 4 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिसमें बरेली सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। योजना के तहत स्टेशन 10 करोड़ 97 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इसमें बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, लिफ्ट, ATVM शामिल हैं। स्टेशन के बाहरी हिस्से को भी सुसज्जित किया गया है। इसमें दिव्यांगों के लिए रैंप एवं अलग लेन की व्यवस्था की गई है। बरेली सिटी स्टेशन हमारा इज्जत नगर का महत्वपूर्ण स्टेशन है, और अभी आपने स्टेशन को विजिट भी किया है। यहाँ बरेली सिटी पे हमने डिफरेंट सुविधाएं दी हैं, जैसे सर्कुलेटिंग एरिया पहले से चौड़ा हुआ है, पार्किंग की नई फैसिलिटी डेवलप हुई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। वहाँ पे सारे जितने रूम्स हैं हमारे, रिजर्व लाउंज हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, पे एंड ड्यूज हैं, सारे को रेनोवेशन करके दोबारा बनाया गया है। प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधा यहाँ दी जा रही है, जन औषधि केंद्र भी हमने यहाँ डेवलप किया है। तो ये सारी सुविधाएं जो पहले नहीं थी, ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए जो सुविधाओं के मानक होते हैं वो हमने पूरे डेवलप किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा स्टेशन बन के तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण जो है 22 तारीख को किया जा रहा है। महाराष्ट्र के धुले जिले के धुले रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्राप्त 9 करोड़ 49 लाख रुपए इसको दिए गए। धुले स्टेशन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य के तहत कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण, सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान, पेयजल की सुविधा, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय सहित सभी आम नागरिकों, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी शामिल है। 1 घंटे का सफ़र होता है। हमेशा हम यहाँ से आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले इस स्टेशन पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी, तो आज बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना थी कि सभी बड़े बड़े स्टेशनों को पूर्ण उन्नतीकरण करने का संकल्प जो था, और ये दुनिया में देखने मिला है हमको, बहुत ही बढ़िया किया है। और यहाँ पे टिकट बारी पहले अंदर था, अभी टिकट बाड़ी रेलवे के बोगी के अंदर, तो उससे लोगों को एक आकर्षण हो रहा है। स्टेशन के अंदर जब एंट्री लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो झूमर है, झूमर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में हम लोग राजवाड़ा में आ गए, इसे राजवाड़ा जैसे लगता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडल के उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशनों का भी पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और उच्च स्तरीय बनाया गया है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीक और बनावट से पुनर्विकसित किया गया है, जिससे इनकी स्थिरता और साज सज्जा में वृद्धि हुई है। फर्क है, पहले इतना सुविधा नहीं था, जबकि अभी बहुत सुविधा हो गया है। अभी सब चीज़ का मतलब टेंशन खत्म हो गया है और यात्री लोग को मतलब सुविधा अधिक से ज़्यादा हो गया है। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के विदेश दौरे की शुरुआत हो गई है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रवाना हो चुका है, तो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल आज देर रात रवाना होने वाला है। कल 3 दलों के नेताओं को विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी थी, तो सभी दलों ने मोदी सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ कूटनीतिक अभियान। भारत दुनिया को बताएगा, पाक का झूठ सामने आएगा। पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में बेनकाब करने के लिए भारत का कूटनीतिक अभियान शुरू हो गया है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में पहली टीम विदेश दौरे पर रवाना हो गई है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के इस तीसरे ग्रुप का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल प्रधान बरुआ और हेमंग जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में समूह के साथ रहेंगे। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। The intention is to communicate to the different countries of the world that as far as terrorism is concerned, as far as violence perpetration within the boundaries of India is concerned, irrespective of political parties, we are all one. बिल्कुल हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। We can convey the message of our nation, the message against terror. ये टीम पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 5 प्रमुख देशों जापान 22 मई, दक्षिण कोरिया 24 मई, सिंगापुर 27 मई, इंडोनेशिया 28 मई और मलेशिया 31 मई को दौरा करेगी। इस प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ठोस सबूत पेश करना और भारत के हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को तमाम प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफ किया था। कई और प्रतिनिधिमंडल भी जल्द ही दौरों पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं, उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, वी आर गोइंग एज प्राउड इंडियंस हु वांट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का सख्त संदेश दिया जाएगा। भारत का लक्ष्य दुनिया को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के बारे में जानकारी देना है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीआर बताने पर जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को डर है कि कहीं पाकिस्तान की पोल न खुल जाए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को मामूली घटना बताने वाले खड़गे के बयान को बीजेपी ने सेना का अपमान बताया है। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है।
इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। कांग्रेस पार्टी देखिए कितना छटपटा रही है कि पाकिस्तान कहीं जाके बेनकाब ना हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसीलिए जयराम रमेश जो है ऐसे बयान देते हैं, अगर कान खोलकर आंख बंद करके ये बयान सुना जाए तो आपको लगेगा कि क्या ये बयान किसी भारतीय विपक्षी दल का आ रहा है या ये बयान DGISPR दे रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल डीएम के सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के सहयोगी देशों के साथ गहरे संवाद स्थापित करना और पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका को वैश्विक मंच पर उजागर करना है। इस मामले पर राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त किया है और उसके बाद कूटनीतिक कदम के तौर पर 7 अलग अलग डेलीगेशन इस समय दुनिया के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। हमारे साथ इन सभी मसलों पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी हैं। सर, जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया पहले से जानती है, आतंक का गढ़ माना जाता रहा है, पहलगांव की घटना है, लेकिन मोदी सरकार का एक कूटनीतिक फैसला जो डेलीगेशन के तौर पे आप भी जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री ही कहेंगे हम इसको, हाई हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, उसमें हमने पाकिस्तान को बुरी तरह उनके उग्रवाद के अड्डे ध्वस्त कर दिए। तो उनको ये बात गले नहीं उतरी, यार ये कैसा हो गया। तो उन्होंने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया कि उन्होंने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को मार दिया, हमारे सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करके उनको गिरा दिया। ये सब बातें उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की। तो हम वही बताने जा रहे हैं। जो ये डेलीगेशन है एक खास विशेषता है, सर्वदलीय डेलीगेशन है, अलग अलग पार्टी के लोग जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जब सर्वदलीय पार्टी की बात हो, एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे दुनिया में। इस पर सर क्या? जो मेरा डेलीगेशन है, इसमें हम 6 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें से बीजेपी से सिर्फ एक है, बाकी सब और पार्टी से है। तो ये बिल्कुल एक स्पष्ट मैसेज है कि जब देश पर कोई मुसीबत आएगी, पूरा भारत एक है, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक है, देश सबसे ऊपर है। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा के सांसद अशोक कुमार मित्तल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने सिंदूर के दौरान पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को परास्त किया, उसके बाद कूटनीतिक पहल के तौर पर जिस तरह से 7 अलग अलग डेलीगेशन दुनिया के कोने में जा रहे हैं और वो उन सबूतों के साथ जा रहे हैं कि किस तरह से लगातार कई सालों से पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता रहा है। दुनिया को पहले से पता है कि इस पूरे आतंक के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। कैमरामैन सनी कालरा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के अभियान में आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। बीते कई दशकों में पहली बार जनरल सेक्रेटरी लेवल का नक्सल कमांडर मारा गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझमाड़ के जंगली इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 दर्जन से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सलियों समेत 1 करोड़ के इनामी नक्सली केशव राव उर्फ वशव राजू मारा गया है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का एक जवान भी शहीद हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की तारीफ की है। नक्सली आतंक के खिलाफ अंतिम युद्ध, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मारा गया 1 करोड़ का नक्सली, लाल आतंक का द एंड। सुरक्षा बलों को नक्सल आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हुआ है।
हालांकि सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में इतिहास रचते हुए नक्सलियों के एक शीर्ष नेता और 1 करोड़ के इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराने में सफलता हासिल की है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझमाड़ के इलाके में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीए माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना करते हुए सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को कम करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें CPI माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सफलता के लिए उनकी सराहना की। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ इस निर्णायक अभियान को पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। बीते महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है, लेकिन टीएमसी इस हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ बता रही थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के खुलासे के बाद बंगाल सरकार और टीएमसी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कमेटी ने खुलासा किया है कि इस हिंसा में टीएमसी के नेता शामिल थे। पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय थी और हिंसा करने वाले स्थानीय लोगों ने जानबूझकर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया था। सच्चाई सामने आने के बाद से बीजेपी सहित अन्य दल टीएमसी पर हमलावर हैं, तो ममता सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद दंगे की जांच, टीएमसी के नेताओं तक पहुंची आंच। वो घर जलाते रहे, पुलिस देखती रही। आखिर ये आग क्यों सुलगाई गई? मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जांच समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हिंसा के संबंध में रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बेटबोना गांव में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। यहां पर 113 घर जला दिए गए थे। उपद्रवियों ने मंदिरों को भी निशाना बनाया था। आरोप है कि 11 अप्रैल 2025 को धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी।
स्थानीय प्रशासन पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की गई। रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। बीजेपी ने पूछा है कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने इस रिपोर्ट के संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा कि रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार हैं। सच्चाई तो ये है कि मुर्शिदाबाद दंगे को टीएमसी ने अंजाम दिया ताकि संवेदनशील सीमावर्ती जिले में हिंदुओं की संख्या में कमी लाई जा सके। बीजेपी जहां इस मामले में ममता को दंगाइयों का साथ देने वाली पार्टी बता रही है, तो वहीं ममता की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट के बाद एक बार स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए दरअसल वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज था और इसमें जिस प्रकार से टीएमसी के नेता शामिल थे उनका भी रोल सामने आ गया। पुलिस को जानबूझकर इनएक्टिव रखा गया ताकि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में पिछले महीने नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिंसा मामले ने काफी तूल पकड़ा था जिसके बाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को गोवा के अपने दौरे के दौरान राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और जवानों से बातचीत की। भारतीय तटरक्षक के महानिरीक्षक भीष्म शर्मा ने उपराष्ट्रपति को गोवा के तट पर भारतीय तटरक्षक बल के संचालन और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे फोर्स ऑफ स्टील कहा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के प्रयासों और राष्ट्र के लिए सेवाओं की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में बार बार चुनाव कराने के बजाय हर 5 साल पर एक बार चुनाव कराए जाने चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और पैसे की बर्बादी भी होती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश में एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। ये बार बार चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। संविधान में संशोधन करो और एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव कराओ। 4.5 साल सरकारें जनता की सेवा में राज्य की और केंद्र की लगी रहे। सोचने का समय आ गया है और इसलिए मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, यह राष्ट्रहित का मुद्दा है। इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन ये फैसले लोकतंत्र में जनता की राय से होते हैं और इसलिए मित्रों, एक आह्वान देश के नौजवान कर रहे हैं, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जगह जगह से कर रहे हैं, कई जगह से कर रहे हैं। देश की प्रगति और विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी क्षमता झोंक के हम सब काम कर सकें। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने इस मौके पर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने से देश में राजनीति कम और विकास ज्यादा होगा, साथ ही लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी।
चुनाव की जगह पर एक साथ चुनाव होते हैं तो देश की राजनीति किस प्रकार से बदलेगी। केवल ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने की बात नहीं है, ये केवल एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा इस देश के अंदर जो होगा कि हमारे देश में राजनीति कम होगी और विकास ज्यादा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्री मोर्टेन बोडस्को से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को गहन बनाने और नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्टेन बोडस्को से मुलाकात कर प्रसन्नता जताई। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट 2 जुलाई से नियमित सुनवाई करेगा। बुधवार को सुनवाई के दौरान गांधी परिवार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ढेरों पुराने रिकॉर्ड्स को देखने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार करते हुए ईडी की दलील सुनी। ईडी के वकीलों की ओर से कहा गया कि यंग इंडियन की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और इसका एकमात्र उद्देश्य आरोपियों को फायदा पहुंचाना था। एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर करना धोखाधड़ी का मामला है। ईडी ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पहली नज़र में धन शोधन का मामला बनता है। ये मामला नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के ऊपर 90 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए इसके शेयर और संपत्ति यंग इंडियन नाम की कंपनी को ट्रांसफर करने के आरोप से जुड़ा है। आरोप है कि यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए का भुगतान कर नेशनल हेराल्ड की देश भर की संपत्ति अधिग्रहित कर ली। यंग इंडिया कंपनी का गठन 2010 में किया गया था और इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में हुए आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को भारत ने निराधार बताया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में बुधवार को एक स्कूल बस पर आत्मघाती हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने इस घटना का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने करारा जवाब देकर पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। पाकिस्तान के आरोपों को भारत सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि खुजदार में हुई घटना में भारत की संलिप्तता के बारे में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को भारत खारिज करता है। भारत ने इस घटना पर दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपने ऊपर से ध्यान हटाने और अपनी विफलताओं को छिपाने एवं अपने सभी आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोष देना पाकिस्तान की आदत बन गई है। पाकिस्तान का दुनिया को धोखा देने का ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत के हाथों मात खाने के बाद अब पाकिस्तान के लोग अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सिंध प्रांत में पानी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों ने पानी की मांग पर आग लगा दी है। बलूचिस्तान से लेकर पख्तूनख्वा में हालात बेहद खराब हैं, तो भारत द्वारा सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पानी पर लगी आग, पाकिस्तान में संग्राम, पानी पर तकरार, पाक में सिविल वॉर। पाकिस्तान इन दिनों गृह युद्ध के दलदल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक लोग हुकूमत और फौज के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद अब उसका असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। सिंध के नौशहरों फिरोज जिले के मोरो शहर में प्रस्तावित नहर निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मोटरवे बाईपास सड़क को अवरुद्ध कर दिया।
जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। सिंधु नदी के अधिकांश हिस्से के पानी को पंजाब की ओर मोड़ने की कोशिश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और कथित तौर पर गोलीबारी किए जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। लोगों को पता है कि जनरल मुनीर झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। भारत ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में लोगों की गुस्सा फूटना जायज है और लोग सिंध के गृह मंत्री के घर टूट पड़े और घर में आग लगा दी। पाकिस्तान का जो पंजाब है वो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और उसकी वजह से सिंध को काफ़ी पानी की दिक्कत रहती है और सिंध को उसके हिस्से का पानी मिल नहीं पाता है। पाकिस्तान में इसकी वजह से काफ़ी तनाव है। ये सिंधु समझौते का अबेयंस होने की वजह से काफ़ी बड़ी होने वाली है और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां की सियासत से लेकर नौकरशाही तक और सेना से लेकर न्यायपालिका तक पंजाबियों का दबदबा रहा है। ऐसे में पंजाब को तो विकास का मौका मिला, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पिछड़ते चले गए। यही वजह है कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपनी पहचान और पाकिस्तान से आजादी को लेकर मांग करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में सिंधु जल समझौते पर एक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के सीनियर फेलो उत्तम कुमार सिन्हा ने भी शिरकत की। उन्होंने नई परिस्थितियों के आलोक में सिंधु जल समझौते पर पुनर्मंथन की जरूरत बताई। भारत की इच्छा है कि ये 65 इयर्स जो इस ट्रीटी की जो लाइफ है, वो लाइफ में अब उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हाइड्रोलॉजिकल प्रोफाइल चेंज हुआ है, डिमांड बढ़ गई है पानी की, क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं, नया टेक्नोलॉजी आया है जिससे कि वाटर डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब जानकारी रखते हुए ये रीनिगोशिएट करने की उम्मीद है भारत को, और ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस चीज़ को मानेगा और रीनिगोशिएट करेगा ट्रीटी को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के स्वदेशी और आधुनिक हथियारों की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाकों में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए भूमिगत कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर न केवल समुचित नियंत्रण रेखा पर सर्विलांस रखा जाता है, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। नियंत्रण रेखा पर बने ऐसे ही एक कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे है। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डेंड है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सकें। जैसा कि समझ आ रहा है ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है, और साथ ही साथ ये हमेशा चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से नौगाम सेक्टर। डीडी न्यूज की टीम नियंत्रण रेखा के पास उस स्थान पर पहुंची जहां से हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड और चौकियों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे चंद दिनों में पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए, नियंत्रण रेखा के अग्रिम चौकी के आर्टिलरी ब्रिगेड कमांडर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अग्रिम चौकी पर हैं और यहाँ पर आर्टिलरी के ब्रिगेड कमांडर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना पूरे देश की तरफ से। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने घुटने पर ला दिया। जब तोप के हमारे गोले खुले तो पाकिस्तान की तोपें खामोश हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो जनरली हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन किस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में अगर देखे बढ़ा है या किस तरीके से और रिइंफोर्समेंट हुआ है? पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 2 चीजें हुई हैं। एक, हमने अपने डिफेंसेस को काफी पुख्ता बनाया है, काफी सख्त बनाया है और काफी सोच समझकर ये जो है हुआ है एज पार्ट ऑफ अ पर्सपेक्टिव प्लान। और दूसरा, जो तैयारियां हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है अभी इस माउंटेनस इलाके के अंदर भी, किस तरह से हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। और आज की डेट में हर सैनिक जो एक टेक्नो वॉरियर है, इस टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम उनके ऊपर हावी हो पाए। सर हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी चर्चा हुई। हमने जो है स्वदेशी तकनीक के तहत बीएल से बनी हुई बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें रही, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का भी शौर्य प्रदर्शन। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैं बड़ी टेक्नोलॉजीज की नहीं, ग्राउंड लेवल टेक्नोलॉजीज, सब टैक्टिकल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड का सोल्जर इस्तेमाल करता है, ये सारी मेक इन इंडिया है। इन सारों के ऊपर हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जो जवान है उसने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो अब नई टेक्नोलॉजी उसके लिए नई नहीं रही, हालांकि दुनिया के लिए नई है, लेकिन वो उसको यूज करके अपना फायर करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारे शौर्य पराक्रम का और संयम का प्रदर्शन तो रहा ही, साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भारत का भी नमूना पूरे दुनिया के सामने पेश करता है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाइन ऑफ कंट्रोल, डीडी न्यूज। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य में एशियाई शेरों की 16वीं गणना के आंकड़े जारी किए। गणना के मुताबिक शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जबकि साल 2020 में ये संख्या 674 थी। शेरों की बढ़ी संख्या में 196 नर, 303 मादा, 140 सब एडल्ट्स और 225 शावक शामिल हैं। एशियाई शेरों की बढ़ी हुई ये संख्या 2020 की तुलना में 32.19% और पिछले 10 वर्षों में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। ये गणना 10 से 13 मई 2025 के बीच गुजरात के 11 जिलों में फैले 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई, जिसमें डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन यानी ब्लॉक काउंट पद्धति का उपयोग किया गया। इस अभियान में 3,854 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें वन अधिकारी, स्वयंसेवी, स्थानीय लोग और एनजीओ शामिल थे। अमरेली जिला 339 शेरों के साथ सबसे आगे है, जबकि सावरकुंडला, लिलिया और बारदा अभ्यारण्य जैसी जगह भी शेरों की आबादी के लिए मजबूती से उभर रही है। 10 मई से लेकर 13 मई तक पूरी स्टाफ और बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे प्लस गांव के लोग थे, उन्होंने मिलके गिनती में भाग लिया
और कंटिन्यूसली 4 दिन तक इसकी गिनती हुई और टोटल नंबर का फिर हम लोगों ने विश्लेषण करके माननीय मुख्यमंत्री श्री के द्वारा इसका जो संख्या जाहिर की है वो संख्या आपके सामने है। कुल जो है 891 जो पिछली गिनती थी उसके मुकाबले 32.19% ज़्यादा उसकी संख्या हम लोगों को मिली है। भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देश में आयुष्मान भारत योजना ने समग्र स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि महामारी समझौते में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सा उपायों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित हो। India has made significant strides in healthcare through transformative initiatives like Ayushman Bharat, which has expanded access to comprehensive healthcare, improved infrastructure, provided financial protection for advanced treatments, and accelerated digital health adoption, paving the way for universal health coverage. India received the trachoma-free certification from WHO and is committed to eliminating diseases such as TB, leprosy, lymphatic filariasis, measles, rubella, and Kala-Azar. The pandemic agreement must ensure equitable access to medical countermeasures, timely and transparent data and pathogen sharing, and promote technology transfer and capacity building, particularly for the global south. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के सचिव अमरदीप भाटिया ने 20 से 22 मई तक जकार्ता में आयोजित होने वाले 67वें GBM में भारत की ओर से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की। APO टोक्यो स्थित अंतर सरकारी संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लंबे समय से फरार चल रहा 1 लाख रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी ज्ञानचंद बुधवार शाम रामनगर कोतवाली क्षेत्र के चौका घाट के पास STF से मुठभेड़ के दौरान मारा गया। गोली लगने से घायल हुए ज्ञानचंद को पहले पुलिस रामनगर ले गई, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्ञानचंद गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का निवासी था। उस पर हत्या, डकैती, लूट और गंभीर धाराओं में 70 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, एक राइफल और 12 बोर की बंदूक के अलावा भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। दिल्ली में आंधी तूफान के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। दिल्ली के साउथ कैंपस में पेड़ गिरने के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इस समय हम साउथ कैंपस के पास हैं और आप देखें मेरे पीछे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पेड़ है, जो एक आंधी आई थी और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चली थी, उसकी वजह से जो पेड़ हैं दिल्ली में अलग अलग जगह पर ये पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है और लोगों को जो परेशानियां वो भी हो रही हैं। आप देखें यहाँ पर मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय है और उसके जस्ट सामने ये जो पेड़ है वो गिरा हुआ है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के आंधी और तूफान की वजह से जो पेड़ हैं वो गिरे हैं, जिसकी वजह से यातायात भी काफ़ी स्लो है और इसके साथ साथ लोगों को भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। देश भर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से शाम को आए आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसका असर हवाई उड़ानों पर भी देखने को मिला। इसी क्रम में इंडिगो की फ्लाइट जो श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, फ्लाइट के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से उड़ान प्रभावित हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।